EMI के नाम से ऐसी ऐप आई है जिसमें आम जो इंडियंस हैं ना वो अपनी अय्याशी के लिए कर्जा ले रहे हैं। जो रवा माली साल है उसके फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया के जीडीपी का 42% इंडिया के जीडीपी का कर्जा लिया गया है और इंडियंस जो कहते हैं हमारी इतने ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी है, जिन्हें नहीं यकीन सुने 70% of iPhones in India are sold on EMI. ਹੁਣ बुढ़िया ਨੂੰ तलाक देंदे हो, ਹੁਣ खुदकुशियां करते हो, आपकी तो पूरी कौम ही कर्जई हो चुकी है। जिनको मैं फितनातुल हिंदुस्तान कहता हूं उनका पैगाम आया है, तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अगली खबर जो है वो खुशखबरी है। 2 सालों की जो सख्तियां थी वो टूटने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 1.5 अरब के लगभग इंडियन डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। जिन्हें नहीं यकीन वो ये चंक सुने। In the first quarter of 2025, household debt soared to 42% of the GDP. Viewers, ये पालकी शर्मा है, one of the most famous YouTubers in India, and she always speaks in favor of India, never degraded her country, but now she has realized कि Indians are going to default. Basically, उन्होंने इस चंग में कहा है कि एक ऐसी ऐप आई है EMI के नाम से, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें आम जो इंडियंस हैं ना वो अपनी अय्याशी के लिए कर्जा ले रहे हैं, सिर्फ अय्याशी के लिए, बेसिक नीड्स के लिए नहीं। और माली साल के यानी जो रवा माली साल है उसके फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया के जीडीपी का 42%, ये पॉइंट है टेक्निकल, 42% इंडिया के जीडीपी का कर्जा लिया गया है और इंडियंस जो कहते हैं हमारी इतने ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी है, इतने ट्रिलियंस हमारा जीडीपी है, तो 42% कर्जा अय्याशी के लिए लिया गया। जिन्हें नहीं यकीन तो दूसरा चंग सुने। 70% of iPhones in India are sold on EMI. मोहतरमा ने फरमाया है ये जो ऐप है जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसके जरिए कहा जाता है बाय नाउ पे लेटर, यानी बाय बी नाउ एन पी और एल पे लेटर। वो उन्होंने फीचर मुतारफ कराया कि आप अभी खरीद रहे हो, बाद में या कर्जा भी ले लें, बाद में दे दीजिएगा। और मोहतरमा फरमा रही है कि 70% आईफोन, यानी दुनिया का महंगा तरीन फोन, जिसकी पाकिस्तान में भी 5 से 6 लाख कीमत है, इंडिया में भी 2.5-3 लाख उसकी कीमत है भाईजान, उसकी जो बाइंग हो रही है, उसके लिए जो कर्जे लिए जा रहे हैं इस ऐप के जरिए लिए जा रहे हैं। और इस ऐप को इतना आसान करके रख दिया है, सिर्फ आपके पास 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 2 हैं। एक, आपके पास इंडियन नेशनल आईडी कार्ड हो, दूसरा आपका बैंक अकाउंट हो। बाकी आप जो मर्जी कर लें। लेकिन अगली बात जो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप वो सुने जो इस चंक के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। As of 2025, 11% of small borrowers have already defaulted. 11% जो वहां के आम घर थे, यानी आम से घरेलू लोग जो आम जिंदगियां गुजारे थे, जिनकी बड़ी आम सी घरेलू जिंदगी थी, छोटे छोटे घर, वो तो डिफॉल्ट कर चुके हैं 11%। अच्छा, मोहतरमा ने इस पे आगे बड़ी डिटेल में बताया, क्योंकि बात करें एम्पिरिकल एविडेंस से कि जो कर्जे लिए जाते हैं ना EMI के जरिए, ये इस वजह से नहीं लिए जाते कि आपने बच्चे को पढ़ाना है, आपने बच्चे को तालीम देनी है, आपने उसकी सेहत पे लगाना है, वालिदैन की सेहत पे लगाना है, बेटी की शादी पे लगाना है, आपने घर बनाना है, आपने बिजनेस करना है तो कर्जा लेना है। नॉट एट ऑल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैंसी लिविंग स्टैंडर्ड, स्टेटस सिंबल, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, आईफोन करना है, महंगे ब्रांड्स गिफ्ट करने हैं, आपने महंगी शराब पीनी है, जो इंपोर्टेड, जिसे कहते हैं ना पार्टी, साढ़े कहते हैं इंपोर्टेड चीज है, पैन इंपोर्टेड दुकान है, ये जो इंपोर्टेड पार्टी, महंगी नाइट पार्टीज करनी है। जो इंडियन यूथ जो IT की तरफ जा रही थी, मोदी सरकार उनको इस तरफ ले गई है, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी इतना बड़ा वो जो प्रोजेक्ट, जो इकोनॉमी का प्रोजेक्ट होता है जिसमें अरबों खरबों के कर्जे दिए जा रहे हो, सिर्फ एक मोबाइल ऐप पर आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको कर्जे मिल जाते हैं, यह हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं होता। तो इसने इंडियंस को अय्याश बना दिया है, यानी अय्याशी के टूल्स हैं। कोई भी अय्याशी करनी है, महंगी शराब से लेके महंगे फोन तक, महंगे कपड़ों से लेके महंगी गाड़ी जो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी है, कुछ भी आपने करना है, आप EMI से राब्ता करें, वो कहेंगे बाय नाउ पे लेटर, वो फिर अपना इंटरेस्ट रेट भी रखते हैं और अपना जो है अल्लाह आपका भला करे वो चीज महंगी भी बेचते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी रखते हैं। और इसी ऐप के जरिए बहुत सारे लोग खुदकुशी पर मजबूर हुए। ये भी मैं नहीं कह रहा, इसका ये इंपैक्ट आया है। क्या इंडियंस अपनी एजुकेशन पर सर्व करते, अपनी तालीम पर सर्व करते, एक प्रोडक्टिव चीजों के लिए अगर कर्जा लेते या सर्व करते तो समझ आती है। अब पलकी शर्मा आगे फरमा रही हैं कि इस ऐप के आने के बाद जब इंडियंस अरबों करोड़, जिनकी 1.5 अरब की आबादी है,
वो जब कर्जा ले रहे हैं तो भाई ऐप वाले आ जाते हैं, और जब वो कर्जा वापस करने का टाइम आता है तो फिर आप पे इतने कर्जे चढ़े होते हैं जी, ये इतने % हमने इसलिए काटा है, इतने % सूद है, और सूद लेने से पहले ये है, ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है ये इसका अपना सूद ये है। यानी वो उनका फरमान है कि इस ऐप ने इंडियंस को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया है। और हाल ही में मुंबई के एक मशहूर हॉस्पिटल के जो वो है डॉक्टर हैं, उन्होंने वाजपेयी टीलू या टेलू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत तो मैं माजरत चाहूंगा, उसके पुल से छलांग लगा के खुदकुशी कर दी। और बाद में पता लगा पीछे ये EMI ये जो थी ये रिस्पॉन्सिबल थी। डाइवोर्स रेशो बढ़ गई है। इंडियंस बच्चे, आप उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी जो नीड्स है वो इसके जरिए पूरी कर देते हैं, और बाप फिर कर्जे उतारते हैं। घरों तक की आपको घर सेल करने पड़ते हैं, उनकी नालामी हो जाती है। ये इंडियंस लग गए हैं। क्या ये राइजिंग इंडिया था? क्या ये वो इंडिया था जो कहता था हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं? पाकिस्तानी तो मांगते वाले हैं, ये तो कटोरा लेके फिरते हजूरे वाला। आपकी तो पूरी कौम ही कर्जई हो चुकी है, और आप लोग कर्जे में डूब चुके हैं। हुन बुढ़िया नूं तलाक देंदे हो, हुन खुदकुशियां करदे हो, काम नहीं करदे, महंगी शराब पी ले, तुसी कर्जा लेंदे हो यार। यानी अपना आप सोच का मेयार देखें कि आप कहां पे आ गए, और इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये सारे मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके लिए रख रहा हूं, और बड़ी मैं आपके साथ एक पेनफुल बात करने लगा हूं कि आप लोग अब कमाएंगे मुस्तकबिल के लिए नहीं, हाल के लिए नहीं, माजी के कर्जे उतारने के लिए जो आपने EMI के जरिए लिए हैं। ठीक है, वो कोरोना जब इंडिया में आया था ना, तो जो घरेलू सार्फिन थे वो इंडिया के GDP का 15% कर्जा ले रहे थे, सिर्फ 15%। जब पूरा इंडिया जो था वहां पे एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, पूरा इंडिया जो था वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया था, कोई बाहर निकलता ही नहीं था। लेकिन आज का इंडिया जो अपने आप को राइजिंग इकोनॉमी, बिलव्ड ऑफ द वेस्ट, राइजिंग इंडिया कहता है, वहां के 1.5 अरब जो भारतीय वासी हैं, जो भारतीय अवाम है, वो भारत के GDP का 42% कर्जा ले रही है, और वापसी कैसे होगी इसके पास उनकी कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर अगली खबर जो मैं बड़े दुख के साथ शेयर करूंगा वो है बलूचिस्तान के हवाले से। ये मेरा ID कार्ड, ये मेरी मौत का जिम्मेदार बन सकता है। ये मेरी मैट्रिक की डिग्री मुझे कत्ल करवा सकती है। ये मेरी FA की डिग्री मुझे मरवा सकती है। ये मेरी BA की डिग्री मेरे बच्चों को यतीम करवा सकती है। ये मेरी MA की डिग्री मुझे दुनिया से, जिन्होंने कहते हैं ना 9-2-11 करवा सकती है। ये मेरी MPhil की डिग्री मुझे कब्र के नीचे उतार सकती है। और ये मेरी PhD की डिग्री, PhD डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, मुझे तारीख की, जिसे कहते हैं ना किताबों में, या मुझे तारीख का हिस्सा बना सकती है, मुझे एलिमिनेट करवा सकती है। ये चीजें मुझे मेरे बलूचिस्तान के जो फितरतुल ख्वारिज है उनकी तरफ से मैसेज आ गया। आपने कहा होगा यार बिलाल का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या बातें कर रहा है हजूरे वाला। ये मुझे मेरे जो बलूचिस्तान के, जिनको बलूचिस्तान के हकूक की बड़ी फिक्र है, जिनको मैं फितनतुल हिंदुस्तान कहता हूं, उनका पैगाम आया है कि अगर तुम अपने ID कार्ड के साथ, अगर तुम अपनी मैट्रिक की डिग्री के साथ, तुम अपने डोमिसाइल के साथ, FA की, BA की, MA की, MPhil की, PhD की डिग्री के साथ हमें वहां नजर आ गए, चाहे तुम वहां एज ए टेक्नीशियन गए हो, चाहे वहां एज ए प्लम्बर गए हो, चाहे वहां एज ए डॉक्टर गए हो, वहां एज ए मुअल्लम गए हो, वहां एज ए कारोबारी गए हो, वहां एज ए IT एक्सपर्ट गए हो, वहां एज ए बेकर गए हो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्योंकि तुम जो हो ना बलूचिस्तान की जो 78 साल महरूमी है उसके जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूं, एक आम पंजाबी जिम्मेदार है, एक आम पाकिस्तानी जिम्मेदार है। ये मैं पैगाम अपने बलोच भाइयों को नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे बलोच भाई आज भी हमसे प्यार करते हैं, उनको पंजाब से, पंजाबियों से कोई नफरत नहीं है। ये मेरा मैसेज है, या ये जो पैगाम मुझे आया है, ये मुझे BLA की तरफ से आया है, जो सो कॉल्ड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसका दूसरा नाम मैं कहता हूं इंडियन स्पॉन्सर्ड आर्मी, जिसको फितनतुल हिंदुस्तान कहना चाहिए। और उसके जो सिंपथाइजर्स कुछ खवातीन हैं, उनको भी जुबानों को या उनके लबों को दंदल पड़ जाते हैं कि परसों 2 दिन पहले 2 भाई अपने बाप के जनाजे पे आ रहे थे, उन्हें इस वजह से उतार कर मार दिया गया कि वो पंजाबी थे। यानी मेरी PhD की डिग्री पर यार मैं 5 साल की रिसर्च, 25 साल की एजुकेशन पे अगर मैं वहां जमा कराता हूं या मैं कोई जॉब लेने जाता हूं, इसको देख के मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मुझे बलोची जुबान नहीं आती मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे मुंह से पंजाबी आती मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। क्या आप लोगों की रॉयल्टी हमने ली है? आप लोगों के हकूक पे हमने डाका मारा है? उन 2 भाइयों ने डाका मारा था, वो मजदूर डाका मारते हैं, उन्होंने आपकी गैस पे कब्जा किया। आपकी तो रॉयल्टी पे आपके सरदार बैठे हुए हैं, वो सरदार जिनको
अरबों खरबों की रॉयल्टी आती है जो बलोचिस्तान के हकूक पे डेवलपमेंट के नाम पे तमाम हुकूमतों से, चाहे फौजी हुकूमतें हों चाहे वो सिविलियन हुकूमतें हों, उनसे पैसे लेते रहे। गुस्सा आप हम पे निकाल रहे हैं। बेसिकली आप हम पे गुस्सा नहीं निकाल रहे, आप बलोचिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम BLA को और उनके सिंपथाइजर्स को है, चाहे उसमें माहरंग बलोच हो चाहे उसमें सिमी बलोच हो। आप लोगों को मेरा सवाल ये है, मेरा कैमरामैन है, मैं इसके साथ वहां वो करने जाऊं, एक प्रोग्राम करने जाऊं, इसको मार देंगे यार, इसने बलूचिस्तान के हकूक पे कब्जा किया हुआ है। आम आदमी क्यों नहीं बोलता ये बात? कुछ शर्म है या सिर्फ तुम भारत के कहने पे ये करते हो? तुम भारतीय एजेंट हो, तुम पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते हो, तुम वहां पे सी बैग नहीं बनने देना चाहते, वहां के रिसोर्सेज पे तुम भारत का कब्जा करवाना चाहते हो। ये है तुम्हारी जहनियत, और इससे ज्यादा तुम्हारा हमारा कोई मसला नहीं है। एक आम आदमी को, मैं कहता हूं बिलो दी एवरेज, जिसकी कॉमन सेंस है, उसे भी इस बात का पता है। बसों से उतार के हमें मारते हो, शर्म करो। रोजे मैशर तुम्हारे मुंह पे स्याही मली होगी, ये बात मैं 2-3 दिनों से कह रहा हूं, काले होंगे तुम्हारे मुंह, तुम्हारी गर्दनों पे तोक पड़ा होगा, तुम्हें पीने को पानी नहीं मिलेगा। मैं क्या तुम लोगों को कहूं, गंदे लोग हो तुम लोग, इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो। जो इंसानी हकूक की तंजीमें तुम्हारे हक में बोलती हैं, वो मैं कहता हूं वो यजीदी लश्कर में सारी शामिल हैं। उस मां से पूछो जिसका मियां मर गया, यारों तो 2 बच्चे तुसी मार दिते, एक पुत्र और आ रहे सी मियां चन्नू वाली साइड तो ਉਹਨੂੰ मार दिता, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹਦੀ खबर मिली, वो भी गम नाल ही मर गया। सब भारत के कहने पे तुम लोग कर रहे हो। आइडेंटिटी कार्ड देखते हो, डिग्रियां देखते हो, जुबान का वो तलफ्फुज चेक करते हो, इस पे बंदा मार देते हो। लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे अज़ाइम मुकब्बल नहीं होंगे। और व्यूअर्स, अगली खबर जो है वो खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो पाकिस्तानी वर्क फोर्स है या जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का वो तबका जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वहाँ जाके काम करना चाहती है, बिलखुसूस मैं वर्क फोर्स की बात कर रहा हूँ, उन पर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ थीं, उन पर काफ़ी ज़्यादा मामला जो थे वो टाइट कर दिए गए थे। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की वहाँ के जो नायब वज़ीर आज़म हैं शेख सैफ बिन जैद अल नहान से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में जो नायब वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये यकीन दहानी करवाई है कि अब जो वर्क फोर्स है पाकिस्तान की, जिनके लिए हमने पाबंदियाँ आयद की थी, हम उस पाबंदियों को नरम कर देंगे। हम पाकिस्तानियों को वीज़ा देने जा रहे हैं, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी दुबई की तरफ रुख करते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के मौसम से, वहाँ की खुराक से, हर चीज़ से उनकी शनासाई है। और 2 सालों की जो सख्तियाँ थीं वो टूटने जा रही हैं। और ये एक अच्छा स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है कि एटलीस्ट जो बेरोज़गारी है या पाकिस्तान में जो भी लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बिलखुसूस मिडल ईस्ट और वहाँ पे UAE में, उनके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह ताला वेट कर रही है। वो बाहर जा सकेंगे, वो काम कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना बेसिकली वो दुबई में और मिडल ईस्ट में, या अगर आप मिडल ईस्ट वाली साइड देखें ना, जो हमारी लेबर है, जो हमारी वर्क फोर्स है, वो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी हैं और उनके बहुत सारे अजीज़ व अकारब भी वहाँ पर हैं। और वहाँ काम करने के लिए भी ना सच्ची बात यह है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास डिग्रियाँ नहीं होनी चाहिए कि आपने AIA में ये किया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कर रहे हैं, आप MBBS डॉक्टर हैं, या आप वो IT एक्सपर्ट हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप कोई PhD डॉक्टर हैं। नॉट एट ऑल। आप वहाँ पर जो हार्ड वर्क है, जो लेबर वर्क है, उसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। 2 साल की पाबंदियाँ, जो सख्तियाँ जो हैं उसमें नरमी आएगी। लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तानियों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का वास्ता, हम पे जो पाबंदियाँ लगती हैं ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते नवाज शरीफ का कसूर है, शहबाज शरीफ का कसूर है, फ़लाँ पार्टी का कसूर है, या फ़लाँ हुकूमत का कसूर है, या फ़लाँ जज का कसूर है। नोट, हमारी अपनी हरकतें हैं। हम वहाँ जाके जो मिडल ईस्ट में करते हैं, हाँ, जुमरे के दौरान हम क्या करते हैं, बच्चे को पता है। दुबई में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए इनिशिएटिव ले लिया है तो अल्लाह रसूल दा वास्ता उत्थे ना बंदे दे पुत्र बन के सानू भी रहना चाहिए। हर चीज़ अब हम हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते। हमें अपनी हरकतें, जो छिछोरी हरकतें ना, उस पर भी सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।